हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया अध्याय का नया वीडियो। पिछले अध्याय तक हम लोगों ने स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा था। ये जाना था कि वहां पर आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। चाहे विद्युत क्षेत्र पढ़ा हमने, चाहे गॉस का नियम पढ़ा हमने, विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा और धारिता पढ़ा। तब तक हमारा क्या था, आवेश स्थिर था। आज हम एक नया अध्याय चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। और धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब है आवेश का प्रवाह। प्रवाह मतलब होता है बहाव। प्रवाह मतलब बहाव, गति करना। अब जो आवेश हमारा पिछले अध्याय तक ठहरा हुआ था, रुका हुआ था, अब वो आवेश हमारा क्या करेगा, गति करेगा, प्रवाहित होगा। और जब आवेश गति करेगा तो उससे उत्पन्न होता है क्या, विद्युत धारा। ये अध्याय कॉन्सेप्ट बेस पे ही आधारित है। अगर आप इसको रट्टा मारना चाहेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, गारंटी मैं देता हूं आप इस चैप्टर से 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको मक्खन हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं। विद्युत धारा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये ए चालक है। ये क्या है, हमारे पास एक चालक है। इस चालक में जब कोई आवेश, किसी बिंदु की बात करूं मैं कि यहां पर एक बिंदु है या फिर हम कहें कि यहां पर एक परिच्छेद है। हम एक परिच्छेद ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इस परिच्छेद से किसी समय अंतराल में कितनी आवेश की मात्रा गुजरती है। आवेश को हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से समझा है। आवेश धनावेश और ऋणावेश होते हैं। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये सभी किस पे आधारित हैं, किस पे बेस हैं? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन त्यागा, धनावेश हुआ। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋण आवेश हुआ। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, धनावेश आ रहा है, मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन की जो दिशाएं हैं वो क्या हो रही हैं, विपरीत हो रही हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और इस परिच्छेद से गुजरने वाली आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। आवेश की मात्रा मतलब इलेक्ट्रॉन। मतलब इस परिच्छेद से किसी समय में कितनी आवेश की मात्रा गुजरती है, कितना इससे आवेश प्रवाहित होता है, वो कहलाएगा क्या, इसका विद्युत धारा। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको। ठीक है, क्या है, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब इस टाइप से होगा। ऐसा नहीं कि इसमें हम इसको ऐसा परिच्छेद लेंगे जो इस पर लेटा हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। अनुप्रस्थ परिच्छेद लेंगे और अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर एकांक समय में जितनी भी आवेश की मात्रा गुजरती है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में 25 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 5 सेकेंड में 25 कूलम आवेश प्रवाहित होता है।
तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 सेकेंड में 25/5 मतलब 5 कूलम। 25 क्या है? आवेश की मात्रा है। 5 क्या है? समय है। मतलब एकांक समय में कूलम बटे समय हो रहा है। ठीक है, अर्थात विद्युत धारा क्या होगा कि विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे समय अंतराल। ये ठीक है, 5 सेकेंड में 25 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 सेकेंड में कितना कूलम होगा? 5 कूलम। ये क्या होगा? उस चालक की 5 कूलम, 1 सेकेंड में 5 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा, वो उस चालक की क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। अर्थात विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे समय अंतराल। अर्थात इसको दर्शाते हैं हम विद्युत धारा को I से, तो I इक्वल टू हो जाएगा डेल Q। मान लेते हैं कि डेल T समय में डेल Q आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, डेल T समय में डेल Q आवेश प्रवाहित होता है, तो I उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। और I बराबर होगा डेल Q बटे डेल T। क्लियर है? अब इसका मात्रक क्या होगा? इसके मात्रक को देखें तो I का मात्रक बराबर होगा डेल Q का मात्रक बटे डेल T का मात्रक। ठीक है, और डेल Q का मात्रक क्या है? Q आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलम। डेल T मतलब समय, और समय का मात्रक होता है क्या? सेकंड। ठीक है, अर्थात विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, और इस कूलम प्रति सेकेंड को बोलते हैं हम क्या? एम्पियर। इसे दर्शाते हैं कैपिटल ए से, चूंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात यदि मैं 1 एम्पियर की बात करूं तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। अर्थात 1 सेकेंड में यदि किसी अनुप्रस्थ से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, फिर से 1 सेकेंड में यदि किसी बिंदु से या किसी परिच्छेद से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसकी विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहां पे। यदि किसी एक एम्पियर कहलाती है। ठीक है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो उसकी विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अर्थात विद्युत धारा का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है, एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, अब विद्युत धारा की हम क्या करते हैं? दिशा ज्ञात करते हैं। विद्युत धारा की दिशा कि इसकी दिशा अब क्या होगी, कैसी होगी? स्टूडेंट, हम लोगों ने जब पिछले अध्याय को पढ़ा था तो हमारे पास आवेश थे, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में क्या थी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी थी। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर से किधर चलती थी? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती थी। मतलब इसमें भी दिशा थी,
है ना। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसकी भी कोई ना कोई तो दिशा होनी चाहिए। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो विद्युत धारा की भी दिशा होनी चाहिए। तो इसकी दिशा क्या होगी, इसके लिए क्या करते हैं, हम ये 2 पानी की टंकियां लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया 2 पानी का टंकी, और इन टंकियों को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये हमने इस दोनों टंकियों को आपस में क्या किया, जोड़ दिया। अब पहले टंकी को मैंने पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पहले टंकी को मैंने क्या किया है, पानी से, टंकी नंबर 1 हो गया, ये टंकी नंबर 2 हो गया। जब इन दोनों टंकियों को आपस में जोड़ेंगे तो तय है कि ये पानी का जो बहाव होगा वो इस दिशा में होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा इधर बहाव, इसलिए होगा क्योंकि इस टंकी में पानी का लेवल है ऊंचा और इस टंकी में पानी है ही नहीं। सपोज पानी कर लेते हैं, चलिए इसमें भी हम यहां तक पानी भर देते हैं। ठीक है, अभी भी बहाव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस टंकी में पानी का लेवल ऊंचा है, टंकी नंबर 2 में पानी का लेवल नीचा है। तो होगा क्या, ऊपर लेवल से नीचे लेवल की ओर पानी का बहाव होगा। तो टंकी नंबर 1 से पानी टंकी नंबर 2 की ओर क्या करेगी, चलने लगेगी। कब तक चलेगी, जब तक कि दोनों का लेवल, मान लेते हैं कि पानी इसमें से टंकी 1 से टंकी 2 में जाने के पश्चात, ये मैंने हरे से जो बनाया, इस लेवल तक पानी क्या होता है, पहुंच जाता है। अब दोनों टंकियों में पानी का लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। इस टंकी में भी पानी का लेवल यहां तक हो गया, इस टंकी में भी पानी का लेवल यहां तक हो गया। अब दोनों टंकियों में जब लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी का बहाव होना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस चालक के एक सिरे को इस सिरे और इस सिरे के बीच में विभव का अंतर ला दें किसी भी प्रकार से, तो क्या होगा, इसमें धारा, आवेश प्रवाहित होने लगेगा। आवेश जब प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा ऑलरेडी क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। टंकी 1 पानी से भरा हुआ है, टंकी 2 में पानी का लेवल नीचे है। दोनों को हम क्या किए, आपस में जोड़ दिए। जब आपस में जोड़े तो टंकी 1 से टंकी 2 की ओर पानी का क्या हो रहा है, प्रवाह होना प्रारंभ हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों के लेवल में क्या है, अंतर है, और लेवल में अंतर है इसलिए इसमें पानी प्रवाहित होने लगा। कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों के लेवल एक समान न हो जाए। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे पास चालक है ये, बिंदु ए और बिंदु बी मान लें इसको, ठीक है, तो यदि किसी प्रकार इन दोनों के बीच में हम विभव का अंतर कर दें, पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था लेवल का अंतर, विभव का अंतर, लेवल का अंतर, विभव का अंतर। जिस बच्चे ने मेरे वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा होगा ना, उसको ये बहुत आसान लगेगा। उसको जैसे ही मैंने लेवल का अंतर बताया ना, उसके दिमाग में फट से घूमने लगा होगा। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं ये चाहूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो को देखिए, आपके 100% मार्क्स निश्चित हो जाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझने में भी आपको आनंद आएगा। ठीक है, अब यहां लेवल का अंतर हुआ तो चालक में क्या, विभव का अंतर, और जब विभव का अंतर होगा तो आवेश प्रवाहित होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। अब इसमें हम विभव का अंतर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। जब हम इस चालक को किसी बैटरी के द्वारा जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो एक प्लस धनात्मक टर्मिनल है, ये ऋणात्मक टर्मिनल है। अब इनके विभव में क्या होगा, अंतर उत्पन्न हो जाएगा, और जब अंतर उत्पन्न हो जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित
होने लगेगी। और विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी? बिल्कुल इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तरह, जैसे विद्युत क्षेत्र धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलता है, उसी प्रकार विद्युत धारा की दिशा भी धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। मतलब इसमें Q की जो दिशा होगी, आवेश की जो दिशा होगी, वो कैसे होगी? विद्युत धारा की जो दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर होगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी बताया कि धनावेश कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तब तो धनावेश उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो ये क्या हो रहा है? धनावेश इधर से इधर चल रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन, मुख्य कार्य तो इलेक्ट्रॉन का है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहा है तो आवेश उत्पन्न हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो आवेश उत्पन्न होगा कहां से? आवेशन की क्रिया में हमने ये सीखा है, ये जाना है। इसलिए इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? यह धनावेश अपनी ओर आकर्षित करेगा। करने का मतलब विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। या हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, लिखते हैं इसको कि दिशा में। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि हमको दिशा मिल गया तो क्या विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब हमको ये बताना है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि। विद्युत धारा सदिश है या अदिश। ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा, मैंने आपको अभी यहाँ पे पूरा क्लियर किया है क्या कि विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलती है, मतलब विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, साथ ही साथ विद्युत धारा का कोई ना कोई परिमाण, कोई ना कोई मान, कोई ना कोई वैल्यू तो होता ही है। जैसे अभी हमने ज्ञात किया था क्या कि 5 सेकेंड में यदि 25 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकेंड में 25/5 मतलब 5 कूलम आवेश, मतलब 5 कूलम तो मिला। उसी प्रकार जब विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, कुछ तो मिलेगा। मतलब इसका मान भी फिक्स है, इसकी दिशा भी फिक्स है। ठीक ना। अब हम यहां पर डाल लेते हैं सदिश के क्या क्या पॉइंट हैं और अदिश के क्या क्या पॉइंट हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि सदिश में क्या होती है? दिशा होती है, पहला चीज दिशा होती है। ठीक, दूसरा चीज परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। लेकिन अदिश में केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा तो होती नहीं है, इसीलिए तो वो अदिश राशि है। अदिश में दिशा तो होती नहीं है। मतलब इन दोनों कथनों के अनुसार यदि हम चलें तो हमको मिलेगा कि विद्युत धारा क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि दिशा भी है प्लस से माइनस की ओर, परिमाण भी है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है, इसलिए ये क्या है? ये सदिश राशि है। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना तो हमारा सोचना बिल्कुल ही गलत है। कैसे? देखिए, होता क्या है कि इसमें एक तीसरा चीज भी होता है। क्या तीसरा चीज होता है कि मान लेते हैं हमारे पास हम किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं। बल क्या है? एक सदिश राशि है। हम जिस दिशा में बल लगाएंगे उस दिशा में क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, अब इस पर जब बल लगा रहे हैं तो ये मानिए कि 5 न्यूटन बल इस दिशा में लग रहा है, 5 न्यूटन बल इस दिशा में लग रहा है। दोनों दिशाओं में लग रहा है ना इस पे,
10 न्यूटन बल टोटल लग रहा है, 5 न्यूटन बल इस दिशा में, 5 न्यूटन बल इस दिशा में लग रहा है। तो अब इसमें विस्थापन कितना होगा? सोचिए आप ही कि हम किसी वस्तु को अपनी ओर उतने ही बल से खींचे जितनी बल से सामने वाला भी खींच रहा है, तो उसमें विस्थापन होगा? नहीं होगा। जब विस्थापन नहीं होगा, कहने का मतलब कोई भी कार्य नहीं होगा, मतलब किया गया कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना? बल में दिशा होती है। जब इसको हम जोड़ेंगे कि 5 न्यूटन बल इस दिशा में लग रहा है, ठीक है, प्लस प्लस 5 न्यूटन बल विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब -5 न्यूटन बल। यदि इसको मैं F1 नाम दूं, इसको F2 दूं, तो क्या होगा? प्लस F2 वेक्टर में प्लस F1 प्लस F2, लेकिन 2 की दिशा विपरीत है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब जब ये जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन, मतलब इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए कि क्या ऐसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करें। ये हमने विद्युत धारा 10 एम्पियर प्रवाहित किया। अब यहां से जाने के बाद इधर 5 एम्पियर चला गया और 5 एम्पियर इधर चला गया। ठीक ना? ऐसा हम अपने घरों में करते हैं। हम पोल से मीटर के लिए कनेक्शन करते हैं, एक न्यूट्रल एक फेस लाते हैं, इसके बाद घर में लाके पूरी सब तरफ क्या करते हैं? फैला देते हैं। इसी तरह से फैल जाता है। अब हम इसके इस परिपथ में हम कोई बल्ब ऐसे जोड़ें, इसमें भी ऐसे कोई बल्ब जोड़ें और परिपथ पूरा कर दें, तो क्या ऐसा होगा कि ये बल्ब न जले? क्या ऐसा होगा? क्योंकि दोनों की दिशाएं तो विपरीत हो गई ना, जैसे बल की हुई वैसे इसकी भी हो गई। तो क्या ऐसा होता है घर में? नहीं होता है। आप अपने घरों में सभी देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये लाइट न जले। मतलब ये कि विद्युत धारा जो है उस सदिश योग के नियम का पालन नहीं किया, जबकि बल क्या किया? सदिश योग के नियम का पालन कर रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका कि सदिश के लिए सदिश योग के नियम का पालन, सदिश योग के नियम का पालन। ठीक ना? अगर सदिश योग के नियम का पालन करता है तब तो वह सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा इस तीसरे नियम का पालन नहीं करता है। जब तीसरे नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है? अब जब विद्युत धारा अदिश राशि हो गया तो अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं, धारा का तात्क्षणिक मान। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आते हैं तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा क्या होती है? हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। तात्क्षणिक धारा क्या होती है? जैसे कि इसको अगर अलग अलग करूं तो तात्क्षणिक, क्षण में, किसी क्षण पर विद्युत धारा का मान कितना हो रहा है। ये तो समय अंतराल में हमने लिया था ना, समय अंतराल, लेकिन इसमें समय अंतराल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं। अब कोई पूछते हैं 5 ओवर में इंडिया का कितना रन बना? कुल 5 ओवर में 26 बार, कुल 5 ओवर में 30 बार गेंदें फेंकी जाती हैं। मतलब 30 गेंद पे मान लीजिए कि 49 रन है। इंडिया का 5 ओवर में 49 रन है, मतलब 5 ओवर में तो 30 गेंदें हुई ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 5वें गेंद पे कितना रन बना, हो सकता है चौका पड़ा हो सकता है छक्का पड़ा हो सकता है सिंगल भी ना रहा हो सकता है 5वें बॉल पे आउट हो गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर गेंद पे 30 गेंदों में 49 रन बन गया, लेकिन 5वें गेंद पे कितना बना? वो 5वां गेंद का रन ही क्या कहलाएगा? उसका तात्क्षणिक मान कहलाएगा। उसी प्रकार किसी क्षण विशेष पे यदि 5 सेकंड में हमने निकाला 25 एम्पियर, यदि 5 सेकंड में हमने 25 कूलम आवेश पाया, तो हम 5वें सेकंड में कितने कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है?
ठीक है, 5वें सेकेंड 5 सेकेंड में और 5वें सेकेंड में बहुत बड़ा फर्क है स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा 5 ओवर में और 5वें गेंद पर, 5 ओवर में 49 रन बना, लेकिन 5वें गेंद पे कितना रन बना देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है, समय अंतराल की बात कर रहा है, ये क्या है, उस पर्टिकुलर क्षण की बात कर रहा है। और जब तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करेंगे हम, आई तात्क्षणिक, ठीक है, तो ये बराबर होता है dq बटे dt, मतलब प्रवाहित होने वाला आवेश का अगर समय के सापेक्ष हम अवकलन कर दें तो वो जो मान प्राप्त होता है वो होता है तात्क्षणिक धारा। ठीक है, इसके बारे में और इसके बारे में क्या अंतर होता है, डिफरेंस जानने के लिए हम जब न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे ना, तो ये आपको एकदम इजी वे पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये ध्यान रखिए कि तात्क्षणिक धारा क्या है, जब किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का उस समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब मान लीजिए हमको 5वें सेकंड पे ज्ञात करना है, समय का मान 5 रख के 5वें सेकंड के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस क्षण पर धारा का मान मिल जाएगा। तो ये कहलाता है क्या, तात्क्षणिक धारा। ठीक है, अब किसी चालक में जब धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस धारा का मापन हम करते किससे हैं, धारा का मापन हम करते किससे हैं, धारा को मापने के लिए कोई तो यंत्र होता होगा ना, तो उस यंत्र का नाम है क्या, अमीटर। ठीक है, मैं आपको एक इमेज में ये दिखा रहा हूं, ये है अमीटर। ठीक है, इस अमीटर में लेफ्ट साइड में एक काले कलर का पॉइंट दिख रहा है, राइट साइड में एक रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है। इस ब्लैक कलर और रेड कलर को हम परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इस टाइप से एक क्या है, अमीटर, ठीक है, जिसमें ये क्या है, मान भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गोलाकार में एक कांटा लगा होता है, आपने देखा अभी इमेज में, ये क्या लगा है, कांटा लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ब्लैक यहां पे स्पॉट दिखा होगा आपको और एक रेड स्पॉट दिखा होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब कोई परिपथ में विद्युत धारा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक परिपथ है, ये इस परिपथ में हमने क्या जोड़ दिया है, एक बल्ब जोड़ दिया। इस बल्ब के साथ हम क्या करेंगे, इस अमीटर को ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो इधर का भाग होगा इस काले कलर पे और ये वाला जो होगा ये इस रेड कलर पे आके जुड़ेगा। अब जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्लस से माइनस की वजह से चलेगा, तो ये बल्ब क्या होगा, अब जल उठेगा। ठीक है, जलेगा तो उसके साथ साथ इस अमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। अब जो विक्षेप उत्पन्न होगा वो ये बताएगा कि इस परिपथ में कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अमीटर को इस परिपथ के साथ किसमें जोड़ना है, हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी हमें धारा का वास्तविक मान प्राप्त होगा। हमें किसी भी परिस्थिति में इसे समांतर क्रम में नहीं जोड़ना है। क्लियर है ना। अब जब हम किसी तीसरे चीज को जोड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता होगा, तो हम इसमें ऐसे अमीटर का प्रयोग करते हैं जो क्या हो, एक आदर्श अमीटर। आदर्श अमीटर क्या होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 0 ओम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मतलब किसी के रास्ते में रुकावट डालने वाला। प्रतिरोध को हम इसके आगे पॉइंटों में अभी ओम का नियम पढ़ेंगे और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको ये प्रतिरोध से ये तो ध्यान आ गया होगा ना कि हमने कक्षा 10वीं में प्रतिरोध पढ़ा है। ठीक है, उतना से अभी समझिए प्रतिरोध क्या होता है, किसी के मार्ग में रुकावट डालता है, मतलब इस अमीटर में कुछ प्रतिरोध
होता होगा, वो प्रतिरोध शून्य अगर है तो वो आदर्श अमीटर है। जैसे आदर्श टीचर होते हैं, आदर्श आदमी होते हैं, आदर्श बच्चे होते हैं। आदर्श बच्चे क्या हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं तो आप आदर्श बच्चे हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आप आदर्श स्टूडेंट नहीं हो सकते। उसी प्रकार हम इसको अगर धारा दे रहे हैं तो इस धारा को क्या करेगा? वो ग्रहण करेगा, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं करेगा, प्रतिरोध शून्य होगा, मतलब वो क्या होगा? आदर्श अमीटर कहलाएगा। अब आप बताइए, क्या आज के इस वातावरण में, इस पर्यावरण में आदर्श स्टूडेंट मिलेंगे? हम आपको जितना देंगे आप उतना ग्रहण करेंगे? सोचिएगा थोड़ा सा। जैसे वो पॉसिबल नहीं है ना, उसी प्रकार आदर्श अमीटर का भी मिलना पॉसिबल नहीं है। ऐसा अमीटर हमको मिले जिसका प्रतिरोध शून्य हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करेंगे? क्या हम अमीटर नहीं बनाएंगे? बनेगा, अमीटर का उपयोग भी होगा, लेकिन हमारी कोशिशें ये होंगी कि जो भी अमीटर हो उसका प्रतिरोध कम से कम हो, न्यूनतम हो। जब प्रतिरोध कम से कम होगा तो धारा अधिक से अधिक बहेगी, धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होगी तो उसका मापन भी शुद्धता से किया जा सकेगा। ठीक है, ये है धारा मापने का यंत्र, जो क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है, और इसे परिपथ के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गए विद्युत धारा, मात्रक, दिशा, सदिश, अदिश, तात्क्षणिक धारा और धारा का मापन। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि धारा का प्रवाह होता क्यों है। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, आप इसका फोटो ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के फिर बताता हूं कि आखिर धारा प्रवाहित क्यों होती है। फटाफट फोटो ले लीजिए। अब लेते हैं हम विद्युत धारा का कारण, कि विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, ये जाना, आवेश प्रवाहित होता है मतलब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तब धारा प्रवाहित होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन सभी में नहीं होते हैं? जैसे हम NaCl का ठोस चूर्ण लेते हैं, ठीक है, NaCl का ठोस चूर्ण जो हम नमक घर में यूज करते हैं, डब्बे में भरा हुआ है, हम दोनों तरफ उसमें विभव के लिए ऐसे बैटरी का जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? फिर क्यों नहीं होगी प्रवाहित? मतलब धारा के आवेश के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन का होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है। किसका होना जरूरी है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। यदि किसी पदार्थ में जैसे NaCl है, अभी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब इसको हम पानी के साथ घोल देंगे, पानी के साथ घोल देंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आयन, ये ध्यान रखिएगा, या मुक्त आयन, इन दोनों में से कोई, जब इसको हम पानी में घोलेंगे तो इसमें सोडियम अपने आयनों में और क्लोराइड अपने आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा। अब इसमें धनावेश क्या हो गया? मुक्त हो गया। ऋणावेश भी क्या हो गया? मुक्त हो गया। ऋणावेश कैसे उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन की वजह से ना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए? यहाँ पे मुक्त अवस्था में हो गए। जब मुक्त अवस्था में हुए, मुक्त आयन हुए, अब इसमें पानी में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसमें हमने नमक को घोला है। जब वही नमक चूर्ण के रूप में, ठोस के रूप में था तो धारा प्रवाहित नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त आयन नहीं था। जब हमने उसे पानी में घोला तो इसमें मुक्त आयन इसके क्या हुए? मुक्त हो गए। अब इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। कहने का मतलब यह है कि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब उस पदार्थ के पास क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, यदि मुक्त आयन नहीं है, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव ही नहीं है। प्लास्टिक है, क्या प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन नहीं है? हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है।
जबकि लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि कोई चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसमें आवेश प्रवाह होगा। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कल्पना कीजिए कि यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक धन आवेश उत्पन्न होगा, मतलब एक आवेश ही गमन किया ना, दूसरा जाएगा 2 होगा। लेकिन हमारे पास सपोज कीजिए अभी इसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाला, अगर 6 इलेक्ट्रॉन गए तो 6 धन आवेश गमन किए, धारा ज्यादा प्रवाहित होगा। जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा और उसकी धारा का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आप आज के इस वीडियो से अब संतुष्ट हो चुके होंगे। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ एकांक परिच्छेद में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो रहा, हम जब खरीदते हैं वायर तो हम उसमें mm में खरीदते हैं, 1 mm, 0.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, यहाँ तक कि हम मोटे मोटे केबल भी खरीदते हैं 10 mm, 15 mm, 20 mm, जो हम पोल से घर तक लाते हैं उनकी मोटाई बहुत ज्यादा होती है। मोटाई मत mm क्या है? उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्या है? क्षेत्रफल है। जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ही ज्यादा उसमें आवेश प्रवाहित होगा। इसलिए तो हम ज्यादा, घर पे लोड ज्यादा होता है, हमको ज्यादा धारा चाहिए होता है, एक ही केबल लाए हैं तो क्या करते हैं? हम उसकी मोटाई ज्यादा लेते हैं, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्यादा हो ऐसा लेते हैं। क्लियर है? आवेश का, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में कूलाम प्रति सेकेंड, जिसे एम्पियर के नाम से जाना जाता है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, फिर हम आए कहाँ? तात्क्षणिक धारा पर। तात्क्षणिक धारा किसी विशेष क्षण पर धारा का मान कितना है वो तात्क्षणिक धारा कहलाती है। फिर धारा का मापन हम अमीटर से करते हैं और धारा का प्रवाहित होने का मुख्य कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो धारा प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें आवेश प्रवाहित नहीं होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।